नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। भारत और चीन से शुरुआत कर रहे हैं, जहां सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है, वहीं लगातार बातचीत के दौर भी जारी हैं ताकि तनाव जो है वो कुछ कम किया जाए। और मिलिट्री कमांडर स्तर के जो छठे दौर की बातचीत हुई है, उसके बाद कुछ नतीजा निकलता भी दिखाई दे रहा है, सकारात्मक नतीजा। दोनों देशों ने जो साझा बयान जारी किया है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि मोर्चे पर और सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। यथास्थिति एक तरफा नहीं बदली जाएगी। बयान में कहा गया कि हालात बिगड़ने वाले कोई कार्रवाई ना हो। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, जरा उन मुद्दों पर फिर से रोशनी डाल दीजिए जो सहमति के तौर पर सामने आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अदिति भी बता रही थी, आप भी बता रहे थे कि एक सकारात्मक संदेश गया है दोनों के बीच में। इस बात पर सहमति हुई कि सीमा पर दोनों देशों में से कोई भी देश जो है अपनी तादाद, जो सैनिकों की तादाद नहीं बढ़ाएगा। ग्राउंड लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर जो कमांडर है उनके बीच जो है संवाद की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी, मतलब और ज्यादा कम्युनिकेशन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पक्ष जमीनी हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, यानी यथास्थिति जो है उसमें बरकरार है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि जो कहा गया है कि आपसी विश्वास और भरोसे को बढ़ाने वाला काम किया जाएगा। कोई भी पक्ष उकसाए वाले कार्रवाई नहीं करेगा, कोई भी पक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भरोसा टूटे, कुछ ऐसा कुछ हो जिससे सीमा पर कह सकते हैं कि हालात जो है बेकाबू हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इसके बाद अब जब 7वें राउंड की बातचीत होनी है, उससे पहले कुछ ग्राउंड रियलिटी को जानने की जरूरत है कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए। भारत को चीन पर कितना यकीन करना चाहिए, क्योंकि भारत ने चीन पर जब जब भरोसा किया है, चाहे 1962 की बात ले ले या उसके बाद अब की बात ले ले, जो मई के पहले हफ्ते में जो हालात जो बिगड़े हैं पूर्वी लद्दाख में, इसकी जो शुरुआत होती है अगर आप उस पर गौर करें तो चीन जो है अपने सैन्य अभ्यास के बहाने अपने जवानों को बुलाता है, सैनिकों की तादाद बढ़ाता है और धीरे धीरे भारतीय इलाके में अतिक्रमण की शुरुआत करता है, सैनिकों की तादाद बढ़ाता है, भारत को पेट्रोलिंग करने से रोकता है। तो ऐसे हालात होंगे तो उसके काउंटर में भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी होगी। तो अच्छी बात यह है कि चीन कह तो रहा है कि हम शांति चाहते हैं, बातचीत के जरिए सीमा विवाद को हल करना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रपति ने भी अभी एक दिन पहले ये बात कही, तो उसको जमीन पर वो कितना अमल करता है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी बात है जो राजीव बता रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई खास तौर से नहीं करने की बात की गई है, क्योंकि बार बार यही बात सामने आ रही थी कि सीमा पर जब चीन अपनी तरफ से तैनाती बढ़ाता है, एक तरफा कार्रवाई करता है, तो फिर भारत के पास विकल्प क्या रह जाता है। लेकिन अभी सहमति बनी है, तो देखते हैं आगे किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। तमाम बयान के बावजूद चीन से सावधान रहने की जरूरत है। वो इसलिए कि चीन एक तरफ शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ जंगी तैयारियां करने से बाज नहीं आता। बेल्जियम की एक अहम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटफॉर की एक रिपोर्ट जो एनडीटीवी के पास है बताती है कि चीन और भारत के बीच 2017 में हुए डोकलाम संकट से लगता है कि चीन के रणनीतिक लक्ष्य बदल गए हैं और पिछले 3 सालों में चीन ने भारतीय सीमा पर अपने एयरबेस, हवाई रक्षा की जगह और हेलीपोर्ट्स की तादाद दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है। इस रिपोर्ट में चीन के बुनियादी सैन्य ढांचे के निर्माण को सैटेलाइट इमेज के विस्तृत विश्लेषण के जरिए दर्शाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारतीय सीमा के नजदीक कम से कम 13 नई सैन्य पोजीशन बना रहा है, जिनमें 3 एयरबेस, 5 स्थायी एयर डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोर्ट्स शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इन नए हेलीपोर्ट्स में 4 का निर्माण मई में लद्दाख में शुरू किया गया। तो एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। और अब खबर आ रही है कि भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान ड्रोन की मदद से हथियार गिरा रहा है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से उसकी यह करतूत पकड़ी गई है, जिसमें राइफलें, पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं। हथियारों का ये जखीरा सीमा पार से ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए भेजा गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि जैसे मोहम्मद को हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार रात अखनूर के एक गांव में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध पैकेट मिला। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर वैली में इसका उपयोग करना था।
इससे पहले पंजाब के फरीदकोट में बीएसएफ ने 3 AK-47 और 2 अमेरिकी M16 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। अब तलाश उन लोगों की है जिनके लिए हथियार आए थे। पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने पूरे सीमा पर तारबंदी कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान आसमानी रास्ते से आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से सुरक्षा बलों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 8 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष सदन का बायकॉट कर रहा है, लेकिन सरकार राज्यसभा में धड़ाधड़ बिल पास करवा रही है। आज भी राज्यसभा में लिस्ट में कई बिल प्रस्तावित हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा में काम का घंटा भी आज बढ़ा दिया गया। आज राज्यसभा देर तक चलनी है, जबकि लोकसभा 3 बजे के बदले 6 बजे शुरू होगी। इसके पहले कल भी हमने देखा कि राज्यसभा में इतिहास रचा गया। महज 3.5 घंटों में 7 अहम बिलों को मंजूरी मिल गई। ये सभी बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुके थे। इनमें अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने वाला बिल भी शामिल है। इस बीच सदन में विपक्ष और सरकार के बीच जारी गतिरोध को लेकर 11 बजे विपक्षी दलों की बैठक है। खबर यह भी है कि कई विपक्षी दल इस बैठक के बाद संसद परिसर में धरने पर बैठ सकते हैं। और अब बात करते हैं, कई बिल पास किए गए हैं, जिसमें मजदूरों से जुड़ा बिल भी है अदिति, जिसको लेकर के काफी आवाज उठी है कि अगर 300 से कम कर्मचारी हैं तो मालिक की मनमानी चलेगी। बिल्कुल, और उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसी तरह से माना जा रहा है कि मजदूरों से जुड़े जो बिल है उसको लेकर भी सरकार को घेरा जा सकता है। और अब मुंबई की बात करते हैं। देर रात लगातार 9 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई है। हालांकि बारिश अब थम चुकी है, लेकिन रात भर की बारिश के कारण मुंबई के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मुंबई के माटुंगा, दादर, परेल, कुर्ला और अंधेरी जैसे इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हुई है। शहर के पश्चिमी इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई और अभी बारिश रुकी हुई है। तो अब धीरे धीरे देख रहे हैं हम, ये तो आप कुछ रात की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पानी उतरना भी शुरू हो गया है। मुंबई में शाम 4 बजे के करीब हाई टाइड की आशंका भी जताई गई है। भारी बारिश की वजह से मध्य रेलवे पर कुछ मेल गाड़ियों को रद्द कर शेड्यूल भी बदलना पड़ा है। तो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है मुंबई। एक तो सुशांत सिंह केस है, जिस पर सब पूरे देश नजर टिकाए बैठा है कि क्या हो रहा है, क्या है अपडेट। वहीं दूसरी तरफ कोरोना, वहां सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा, और अब ये बारिश, हर तरफ जल जमाव। ऐसे में लोगों के परेशान होने की बारी है इस बार। ये साइन के शॉट्स हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा दिक्कतें तब हो जाती हैं जब ये जो रेलवे लोकल ट्रैक ट्रेनें देखिए, हैं, या जिस तरह से वही हम बात कर रहे थे कि जो लोकल ट्रेनें हैं, जो लाइफलाइन है मुंबई की, अगर उन पर बाधा आती तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और कई ट्रेनों का आज शेड्यूल करना पड़ा है, उन्हें बदलना पड़ा है। और अब ये सुबह की तस्वीरें हम देख रहे हैं किंग सर्कल की, जो कि हर बारिश में ही शारिक हम जानते हैं कि किंग सर्कल वो इलाका है जो इसी तरह से यहाँ पर इस तस्वीरें देखने को मिलती है। और लोगों की परेशानी आप समझ सकते हैं। ये सुबह अपने कामों पर निकले हैं, दफ्तरों को जाना, और इस हद तक घुटनों तक पानी में जाने को बीएमसी शायद कंगना रनौत के अवैध निर्माण को गिराने में व्यस्त था, तो शायद ये इंतजाम हो नहीं पाया। अगर वक्त होता उनके पास तो इंतजाम होता और लोग इस तरह से परेशान नहीं हो रहे होते। लोअर परेल की तस्वीरें भी एक जैसी ही हैं, यानी तस्वीरें अलग अलग इलाके की, लेकिन कमोबेश एक जैसी, हालात एक जैसे, लोगों की परेशानियां एक जैसी। लेकिन क्या सरकारों को इससे फर्क पड़ता है? बड़ा सवाल। रात को करीब 9 घंटे की बारिश हुई है शारिक, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर देखिए, वो शख्स कमर तक पानी में मौजूद है, अपने हाथ में जो बैग है वो बचाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और मेन होल्स की जिस तरह की हालत है मुंबई में, उससे हर कदम पर खतरा है कि कहीं आप अंदर ना चले जाएं उस मेन होल के। और अब बात करते हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, पहले अपने बयान की वजह से, और उसके बाद अब उन्होंने वीआरएस ले लिया है। और ये वीआरएस लेने की वजह जो है, आगामी विधानसभा चुनाव है, वो विधानसभा
चुनाव लड़ने जा रहे हैं जेडीयू के टिकट से। ये चर्चाएं बहुत गर्म हो चुकी हैं और अब उनका इस्तीफा जो है, वीआरएस का जो आवेदन है वो भी मंजूर कर लिया गया है। और शशांक, इसमें दिलचस्प ये भी है कि 2009 में भी उन्होंने वीआरएस का आवेदन दिया था और उस समय लोकसभा के चुनाव जो है वो आने वाले थे और यही बताया जा रहा था कि बक्सर सीट से ही वो चुनाव लड़ने वाले थे लालमुनि चौबे को, लेकिन दोबारा वहां से टिकट दे दिया गया क्योंकि उन्होंने काफी विरोध किया था, जिसके चलते पार्टी काफी दबाव में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो वापस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन बेहद ये हैरान करने वाला कहीं ना कहीं मामला है। बिल्कुल, लेकिन मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जब वो वक्तव्य आपने भी सुना ही होगा, काफी चर्चा में रहा कि नीतीश कुमार के बारे में वो क्या कहेंगी, वो अपनी औकात देखें। तो औकात का जब जिक्र किया गया था रिया चक्रवर्ती की, और जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे ने वो प्रेस में बयान दिए थे, उस समय से ही ऐसा लग रहा था कि वो प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। अब ऐसे में ये जो अटकलें हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसकी पुष्टि है कहीं पर कुछ? देखिए, आप दोनों अदिति और आपने काफी कुछ जानकारी ऑन एयर दे दी है, लेकिन जहां तक बिहार के अब पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे, उनका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा, ये वो खुद से अपनी तरफ से जानकारी देंगे कि वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे या बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव जरूर लड़ेंगे। और ये जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही हुआ है, क्योंकि उनके जब कल बिहार सरकार के गृह विभाग ने उनका वीआरएस का जो एप्लीकेशन था उसे एक्सेप्ट किया, तो उसमें जो 3 महीने का कूलिंग ऑफ का जो मैंडेटरी पीरियड है उसको वेव ऑफ किया गया। तो ये सब कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोच विचार कर, विचार विमर्श कर और मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया है। इसलिए उनके चुनाव लड़ने के संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि गुप्तेश्वर पांडे हाल के दिनों में किस लिए चर्चा में थे, वो था सुशांत प्रकरण। और उस प्रकरण में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो कुछ भी बयान दिया था उसके कारण काफी विवादों के घेरे में थे। और आपको याद होगा, शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने उनके एक अखबार की क्लिपिंग को भी ट्वीट किया था, कहा था कि उनका राजनीतिक एम्बिशन है और इसलिए वो सब कुछ इतना बढ़ चढ़ कर रहे हैं। लेकिन इस इस्तीफे के बाद, चुनाव लड़ने के बाद, एक तरह से जो शिवसेना है उसे एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गुप्तेश्वर पांडे हैं, अपने नए जो राजनीति में आने की उनकी महत्वाकांक्षा और इच्छा जो थी, जो काफी सालों से थी, 2009 में ट्राई किया, उस समय उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला था। लेकिन इस बार वो लग रहा है पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और आने वाले आप दिनों में भी आप देखेंगे कि वो काफी चर्चा में बने रहेंगे। सुशांत जी मनीष, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, 2009 का आपने भी जिक्र किया और बहुत बारीकी से आप नजर रखे हुए हैं तमाम सालों पर, बिहार की राजनीति किस तरह से बदली, क्या कुछ हुआ है। जब इनके कार्यकाल पर नजर डाली जाती है तो अब जब राजनीतिक इनकी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं दिलचस्पी जो है वो नजर आ रही है साफ तौर पर, तो क्या जो पुराने फैसले हैं उन पर सवाल नहीं उठेंगे मनीष? निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जो है उनकी आलोचना भी होगी। उनके जो भी एनडीए के विरोधी पार्टियां हैं उनको एक तरह से मुद्दा मिल गया है। लेकिन हाँ, उनकी एक आप देख सकते हैं कि वो अब आ रहे हैं, वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और यूनिफॉर्म में नहीं है। अब उनके गले में भी आप देख सकते हैं कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ दूसरे दलों के भी नेता हैं जो उनसे मिलने के लिए आए हैं, खासकर जनता दल यूनाइटेड के ही जो भी नेता हैं। अभी वो कुछ देर में यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन करेंगे। हाँ, लेकिन आज वो दिन के हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं, तो आज उन्होंने काला कपड़ा पहना हुआ है। और आपको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो जमकर राजनीति में रहेंगे, जमकर मीडिया में भी जो है प्रचार उनको मिलता रहेगा, क्योंकि वो उनको मालूम है कि मीडिया में किस तरीके का कोट देना है, किस तरीके की साउंड बाइट देनी है। अदिति। बिल्कुल मनीष, अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे शायद मीडिया से मुखातिब होंगे, जैसा कि मनीष बता रहे थे। और मनीष भले ही कहें
अदिति आपने जानकारी दे दी थी, लेकिन उस सब के बावजूद मनीष के पास इतना कुछ है कहने के लिए, ये भी तारीफ काबिल है और अभी भी बहुत जानकारी उनके पास बची हुई है। मनीष, हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर कुछ और दिलचस्प तथ्य या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको याद हो जो आप रखना चाहें, 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो जरूर हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे। घसका दिया कम भाई। चलिए, हम मनीष से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ और दिलचस्प तथ्य उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेहद हैरान करने वाला भी है शशांक, क्योंकि किस तरह से आप सबसे ऊंचे ओहदे पर थे पुलिस के और उस तरह से आपने एक के बाद एक बयान दिए जो कि गंभीर सवाल आप तभी बयानों पर ही सवाल उठ रहे थे कि आप एक पार्टी का कैसे, वो बयान ऐसे लग रहे थे जैसे कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हों, और उसके बाद इस तरीके का फैसला जो कि एक कयास पहले से ही, जैसा कि संजय अभी बता ही रहे थे मनीष, कि संजय राउत ने तो लिखा भी और बोला भी कि क्योंकि उनके राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो दिलचस्पी है, तो इस वजह से उनके इस तरीके के बयान हैं और वो सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पर। और वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज़ का, यानी वो 5 खबरें जो आज की अहम खबरें साबित हो सकती हैं। हमारे एनडीटीवी इंडिया चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप किस खबर को विस्तार से देखना चाहेंगे? आप एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर हम एक पोल पब्लिश करने जा रहे हैं इन 5 खबरों को लेकर। उस पोल का हिस्सा बने, उस पोल में के जरिए हम तक अपनी राय पहुंचाएं। इस क्रम में पहली खबर है LAC पर और सैनिक तैनात नहीं करने पर भारत चीन में सहमति। दूसरी खबर, श्रीनगर में विस्फोट के बाद झटकों से दहशत। तीसरी खबर, बिहार के डीजीपी ने छोड़ी पुलिस की नौकरी, गुप्तेश्वर पांडे अब बनेंगे नेता। और मुंबई में आफत की बारिश, सड़क स्टेशन सब डूबे। पांचवी खबर, 1 नवंबर से कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स की क्लास। इन 5 में से किस खबर को आपको देखना है? एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल का हिस्सा बनिए और हम तक अपनी राय पहुंचाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।